हेलो दोस्तों, प्रोग्रामिंग गेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम असिम्प्टोटिक एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो असिम्प्टोटिक एनालिसिस से पहले हम एल्गोरिदम के इवैल्यूएशंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको 2 या 3 एल्गोरिदम दिया जाए जो सेम फंक्शन करता है, तो आप कैसे चेक करेंगे कि कौन सा एल्गोरिदम बेटर है। तो पहले हम जो कंसिडर करते हैं रन टाइम। तो रन टाइम जो होता है वह हार्डवेयर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो अब हर एक का हार्डवेयर डिफरेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटेल का ही ले लीजिए। इंटेल में कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट कोर होते हैं, i7, i3, i5। तो अब हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड होगा कि आपका एल्गोरिदम कितना फास्ट रन करेगा। इसीलिए हम हमेशा रन टाइम जो होता है हम उस टाइमर से नहीं कंसिडर करते हैं, कुछ एनालिसिस करते हैं उस टाइम के बारे में जो इनपुट साइज के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जो हम आपको फ्यूचर में बताएंगे। नेक्स्ट कंसिडर करते हैं मेमोरी यूसेज। अब आपके पास जो एल्गोरिदम होता है वो कितना मेमोरी कंज्यूम करता है रन करते वक्त, तो वह मेमोरी यूसेज होता है। अगर आपका एल्गोरिदम कम मेमोरी यूज़ कर रहा है और अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो वह बेटर एल्गोरिदम है। नेक्स्ट होता है सिंप्लिसिटी। आपने जो एल्गोरिदम लिखा है वो कितना सिंपल है समझने के लिए और किसी को समझाने के लिए और रन करने के लिए भी। प्लस यूज़र फ्रेंडली। आपने जो एल्गोरिदम बनाया है उसको क्या हम डिफरेंट लैंग्वेज में लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो क्या फ्यूचर में उसको डिफरेंट प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं, जस्ट उसको एक्सटेंड करके, या उस एल्गोरिदम को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो वो होता है यूज़र फ्रेंडली। तो आपका जो एल्गोरिदम है ये चारों कंडीशंस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, और इसके अलावा भी दूसरे कंडीशंस हैं। तो हम रियल टाइम में हम मेनली रन टाइम और मेमोरी यूसेज देखते हैं। अब बढ़ते हैं असिम्प्टोटिक एनालिसिस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रन टाइम होता है वह आपके हार्डवेयर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम वह कंसिडर नहीं करते। हम असिम्प्टोटिक एनालिसिस में हम रन टाइम कंसिडर करते हैं जो इनपुट साइज के ऊपर बेस्ड हो। बेसिकली आप कौन से भी एल्गोरिदम लेंगे और उसका इनपुट साइज छोटा होगा तो उनका रन टाइम ऑलमोस्ट सेम होगा। इसलिए हम कभी भी बड़ा इनपुट कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे बिग ओ। दिस इज द वर्स्ट केस ऑफ योर एल्गोरिदम। तो अब मान लीजिए आपके पास एफ ऑफ एन एक फंक्शन है, जी ऑफ एन एक फंक्शन है, जहाँ पे एन जो है वो इनपुट साइज है। तो एफ एफ एन जो है वह आपका रन टाइम फंक्शन है। मतलब कि आपका जो एल्गोरिदम है उसका जो रन टाइम है वह रन टाइम एन के ऊपर एक फंक्शन बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू एन। उस फंक्शन को एफ ऑफ एन नाम देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एन जो है एन जीरो के बाद हमेशा जी ऑफ एन से छोटा है। जी ऑफ एन एक फंक्शन है। तो अब आपको जी ऑफ एन जब पता चल जाएगा तो वही होता है आपका बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। तो इस फंक्शन को ऐसा लिखा जाता है, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन if there exists positive constants c and n naught such that f of n is always less than equals to c into gn for all n greater than n naught। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अब मान लीजिए एफ ऑफ एन जो है आपको दिया जाता है 3n² प्लस 5n प्लस 24। तो अब आपको पूछा जाएगा कि इसका बिग ओ ऑफ कितना होगा। तो सिंपल सोल्यूशन होगा n² जी ऑफ एन है यहाँ पे आपका। तो अब अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे इस एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन का, तो आप देखेंगे कि एन जी एफ ऑफ एन जो है वो n² से एक पॉइंट के बाद हमेशा नीचे ही रहेगा। तो अब आप जी ऑफ एन कैसे निकालेंगे अगर आपको एफ ऑफ एन दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हाई डिग्री वाला कंसिडर कीजिए और उसका जो भी मल्टीप्लिकेटिव या एडिटिव जो भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं उन्हें सब निकाल दीजिए। जो बात बचेगा वो आपका जी ऑफ एन होता है। नेक्स्ट हम बिग ओमेगा पढ़ेंगे। बिग ओमेगा बेस्ट केस के लिए कंसिडर किया जाता है। तो इसमें भी सेम एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन वही फंक्शंस होंगे और एन एक इनपुट साइज है, और इसका ग्राफ ऐसा कुछ होगा। इस ग्राफ में देख सकते हैं कि आफ्टर एन नॉट जो आपका जी ऑफ एन है वे आपका जो टाइमिंग फंक्शन एफ ऑफ एन है उससे एक पॉइंट के बाद हमेशा नीचे रहेगा। तो इसको ऐसे लिखा जाता है ओमेगा, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू बिग ओमेगा of g of n if there exists positive constant c and n naught such that f of n is always greater than c times of g of n for all n greater than n naught। अब देखेंगे बिग थीटा के बारे में। यहाँ पर भी हम सेम फंक्शंस कंसिडर करेंगे और n यहाँ पे इनपुट साइज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका f of n है
ये हमेशा जी ऑफ एन के बीच में रहेगा आफ्टर सम पॉइंट एन नॉट, राइट। इसे ऐसे लिखा जाता है एफ ऑफ एन इक्वल्स टू बिग थीटा ऑफ जी ऑफ एन इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट C1 and C2 and n naught such that C1 dot Gn is always less than equals to f of n, which is always less than equal to C2 of g of n for all n greater than n naught। यहाँ पे आप देख सकते हैं g of n के बीच में f of n रहेगा, तो इसे कहते हैं बिग थीटा। तो मेनली हम कभी भी कंसिडर करते हैं तो वर्स्ट केस ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि किसी एल्गोरिदम का वर्स्ट केस कंसिडर किया जाता है कि अगर आपके पास सबसे वर्स्ट केस आया तो कितना टाइम लेगा। अब देखते हैं कॉमन असिम्प्टोटिक नोटेशन जो कॉमनली एल्गोरिदम्स में होते हैं। तो सबसे पहले कांस्टेंट के लिए बिग ऑफ 1 लिखा जाता है, लॉगरिदमिक के लिए बिग ऑफ लॉग n लिखा जाता है, लीनियर के लिए बिग ऑफ n, n log n के लिए बिग ऑफ n log n, क्वाड्रेटिक बिग ऑफ n स्क्वायर, पॉलिनोमियल बिग ऑफ n पावर k where k is always greater than equals to 1, एंड एक्सपोनेंशियल के लिए बिग ऑफ a ऑफ n। अब यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं वह आपका जो रन टाइम है वह इंक्रीज होते रहेगा, ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे आप नीचे आएंगे इसका मतलब क्या है कि एफिशिएंसी आपका डिक्रीज हो रहा है। आप जैसे ऊपर जाएंगे तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि कांस्टेंट सबसे बड़ा एफिशिएंट, अगर आप कोई एल्गोरिदम लिख रहे हैं जो कांस्टेंट टाइम ले रहा हो, इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो वह सबसे बेस्ट एल्गोरिदम है। और वही आप एल्गोरिदम लिख रहे हैं जो एक्सपोनेंशियल है, तो वह आपका जो है वर्स्ट तो नहीं कह सकते लेकिन वो बहुत टाइम लेगा। होप करता हूँ आपको असिम्प्टोटिक एनालिसिस समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में हम एक एल्गोरिदम कंसिडर करके उसका रन टाइम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।